हाँ नमस्कार दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अपन फेमा एक्ट की बात कर रहे थे। फेमा 1999 उसमें अपन ने डेफिनेशंस की बात की थी। आगे बढ़ते हैं। आगे अपन ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे। इसमें दो तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं। एक तो होता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, और एक होता है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट। ओके, करंट और कैपिटल। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन है सेक्शन 2J में और कैपिटल अकाउंट के 2E में। ओके, सेक्शन 5 में क्या है? सेक्शन 5 में करंट अकाउंट से रिलेटेड जो भी प्रोविजंस है वो है, और कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड प्रोविजन सेक्शन 6 में है। आगे बात करते हैं। हाँ, एक सेक्शन अपन ने बात की थी सेक्शन 2V की। ये आपको ध्यान होगा, ये किसका होता है? ये PRI का होता है। ये याद रखना है ये सेक्शन। हाँ, अब अपन बात करते हैं करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में किस किस को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे कि जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है, जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं है वो भी तो क्या है? वो भी तो क्या है? करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। दूसरी बात करते हैं कि अगर कोई पेमेंट ड्यू है, किससे रिलेटेड? फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड। अपन ने इंपोर्ट किया है या एक्सपोर्ट किया है, उससे कोई अपना पेमेंट ड्यू है, वो करंट बिजनेस, अपन जो भी बिजनेस कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे, उससे कोई पेमेंट ड्यू है, कोई सर्विस अपन दे रहे हैं या फिर कोई सर्विस ले रहे हैं, शॉर्ट टर्म बैंकिंग फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, क्रेडिट फैसिलिटीज़, अपन ने उधार पे पैसा लिया है, अपन को लोन देना है इंटरेस्ट पे, या फिर किसी को इनकम हुई है इन्वेस्टमेंट से, तो इनसे रिलेटेड जो भी पेमेंट ड्यू है वो सब कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में ही गिने जाएंगे। ये आपको ऐसे रखना है। पहले ये जब भी आप शुरू करें तो 2 कॉलम बनाना, ये अपन इसके नीचे नीचे वाला लिख लेना, और वो दूसरा वाला अपन बोर्ड को क्लियर करके फिर उधर ऐसे 2 पार्ट बना लेना इसके। तो ये तो हो गया। इसमें क्या हो गया? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन जो नहीं है वो करंट है। दूसरा, ये वाले सब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है। तीसरा, अगर कोई एक्सपेंसेस रिलेटेड है, किससे रिलेटेड एक्सपेंसेज है? पेरेंट्स से, स्पाउस से या चिल्ड्रन से। जैसे मैं इंडिया में रह रहा हूँ, मेरे पेरेंट्स फॉरेन में रह रहे हैं, या स्पाउस का मतलब देखो वाइफ और हस्बैंड दोनों होता है, आपको पता होगा। तो मेरी वाइफ वहाँ रह रही है, मेरे बच्चे वहाँ पे रह रहे हैं फॉरेन में। कहाँ रह रहे हैं? अब्रोड में रह रहे हैं। तो उनका जो लिविंग एक्सपेंसेज है, मतलब जो उनको खाने पीने के लिए, जो उनको डेली रूटीन का खर्चा है, उसके लिए मैं पैसा उनको भेज सकता हूँ। फॉरेन ट्रैवल के लिए उनको ट्रैवलिंग करनी है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाना है, उसके लिए, बच्चों की एजुकेशंस के लिए, और इनके मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जो मैं पैसे भेजूंगा वो सब करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन में इंक्लूड होंगे। ठीक है। अब इसके बाद अपन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की बात करेंगे। तो आइए लो बात करते हैं कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे, करंट अकाउंट की बात हो गई, अब कैपिटल की बात करेंगे। ये आप इधर लिखना है, आपको 2 भागों में आपने डिवाइड कर ही लिया होगा। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? देखो, आपने अकाउंट्स पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ जाएगा कैपिटल क्या है। नहीं पढ़ी हो तो बता देता हूँ। अपने कैपिटल में क्या क्या इंक्लूड होते हैं? जो भी अपनी असेट्स और लायबिलिटीज़ है वो ही इंक्लूड होती है कैपिटल में। ठीक है, तो उसी की बात कर रहा है ये। तो यहाँ पे क्या होगा? असेट्स या फिर लायबिलिटीज़, या फिर इसमें क्या है? कंटिंजेंट लायबिलिटीज़, जो एक्सपेक्टेड लायबिलिटीज़ है। कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ क्या होती है? जैसे कोई कोर्ट में केस चल रहा है, तो हम ऐसी एक्सपेक्ट करते हैं, उसके चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अपन एक्सपेक्टेशन करके चलते हैं कि अगर उस केस में हम हार गए तो अपने को इतना पैसा चुकाना पड़ेगा। इसका अपन एक प्रोविज़न बनाते हैं जिसको कंटिंजेंट लायबिलिटी, प्रोविज़न भी शायद इसका नहीं बनाते, कंटिजेंट, इसको नोट्स टू अकाउंट होता है, उसमें अपन शो करते हैं। तो ये कंटिंजेंट लायबिलिटी। अगर इन तीनों में कोई अल्ट्रेशन चेंज हो रहा हो, तो वो क्या होगा? कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा। अब इसमें अगर कोई PRI है, PRI मतलब जैसे मैं हूँ, तो मैं एक क्या हूँ? PRI हूँ। मेरी, जैसे अपन ने टाटा मोटर्स की बात कर रहे हैं शुरू से, तो टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। जैसे टाटा मोटर्स है, उसकी इंडिया के बाहर कोई ब्रांच है,
तो उस ब्रांच में अगर असेट्स लायबिलिटीज़ या कंटिंजेंट लायबिलिटी में या तो वो बढ़ी या फिर कम हुई तो वो क्या होगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होगा। साथ के साथ ही अगर कोई बाहर वाला है, जैसे कोई कंपनी है बाहर की, उसने, जैसे अपन सैमसंग की बात कर रहे थे, तो जैसे मान लो सैमसंग कंपनी है, उसने इंडिया में क्या है अपनी ब्रांच खोल रखी है, ठीक है। यहाँ पे अपन टाटा मोटर्स की बात कर रहे थे, ये फिर आप आगे पढ़ोगे तो आपको याद रहेगा, इसलिए मैं लिख देता हूँ। तो जैसे सैमसंग ने इंडिया में क्या किया है, अपनी कोई ब्रांच खोली है, तो अगर उस ब्रांच की असेट्स लायबिलिटीज़ घट रही हैं या बढ़ रही हैं, उस ब्रांच की असेट्स लायबिलिटी घट रही है या बढ़ रही है, तो वो भी क्या होगा, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में इंक्लूड होगा। अब इसमें देखो, ये कॉमन सेंस की बात अपन सोचते हैं, अगर PROI है, अगर आउटसाइड वाला है, सैमसंग है, बाहर की कंपनी है, अगर वो बाहर, मतलब इंडिया में उसकी कोई ब्रांच है नहीं, वो कहाँ है, वो बाहर है, तो अगर उसके असेट्स या लायबिलिटी में कोई चेंज होता है तो इंडिया में कुछ फ़र्क पड़ने वाला है क्या? इंडिया में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसे तो बहुत सारी कंपनियां सब विदेशों में काम करती रहती है, या बहुत सारी अलग अलग देश में अलग अलग कंपनियां काम करती है, तो उससे अपने को कोई मतलब नहीं है। ये कब, जब बाहर की कंपनी इंडिया में आके कुछ करती है तब अपने को मतलब है। बाहर की कंपनी बाहर कर रही है तो फिर तो अपने को कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। या फिर इंडिया वाला बाहर जाके कर रहा है तब अपने को मतलब है। तो ये हो गया आपका कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। सेक्शन इसका 5 था, इसका 6 था। ये डेफिनेशंस के सेक्शन है और ये प्रोविजंस के सेक्शन है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे एक्सपोर्ट की। हाँ, तो अपन कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन में कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस की बात करेंगे जो प्रोहिबिटेड है, जिनको करने के लिए मना किया गया है। देखो, PROI जो आउटसाइड इंडिया वाला है उसी को मना करेंगे। इंडिया वाला तो कर ही सकता है, फिर इंडिया वाला इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा तो कौन करेगा, कॉमन सेंस की बात है। तो कोई भी PROI मतलब कोई भी आउटसाइड, जैसे अभी आपको पता है HDFC बैंक के हाल ही में चाइना ने कुछ शेयर खरीदे, तो उसके बाद क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एकदम से डिसीजन लिया कि अगर कोई भी फॉरेन कंट्री अब इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगी तो उसको अप्रूवल लेना पड़ेगा, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो ये ऐसी बात हो गई कि कोई बाहर वाला है वो किस चीज़ में इन्वेस्ट नहीं कर सकता, वो चिट फंड में इन्वेस्टेड नहीं कर सकता। एक निधि कंपनी होती है, ये अभी याद रख लो, आप अपन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, उसमें नहीं कर सकता। एग्रीकल्चर और प्लांटेशन एक्टिविटी, प्लांटेशन का क्या मतलब है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में तो क्या होता है, जो क्रॉप एक साल में कट जाती है वो एग्रीकल्चर, जैसे गेहूँ है, जो है, बाजरा है। लेकिन प्लांटेशन क्या है, जो 1 साल 2 साल, जैसे नारियल है, नारियल का पेड़ है तो वो प्लांटेशन क्रॉप है। वो क्या है कि अपने को हर साल क्या है देती रहती है, उससे अपने को बेनिफिट मिलता रहता है। रियल इस्टेट और ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, इन 5 चीज़ों में क्या है, कोई भी PROI इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। अभी यहाँ पे एक बात आई है, ये है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स। ये क्या होता है ये समझिएगा। कोई भी गवर्नमेंट है, इट में भी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट, इसने क्या किया, ये कोई ज़मीन का टुकड़ा था, ये किसका था, ये मेरा था, ठीक है, ये मेरा ज़मीन का टुकड़ा था। तो गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, इसको एक्वायर कर लिया, या गवर्नमेंट ने इससे क्या है मुझको ले लिया। गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, मुझसे ये ज़मीन का टुकड़ा ले लिया। तो अब ये क्या है कि या तो मैं गवर्नमेंट से क्या करूँगा, गवर्नमेंट मुझे क्या दे देगी, इसके बदले में मनी दे देगी, या फिर इसमें सेकंड ऑप्शन होता है कि गवर्नमेंट जब क्या कर लेगी, डेवलपमेंट कर लेगी इस ज़मीन का। गवर्नमेंट जब इस ज़मीन को डेवलप कर लेगी तो मैं इसका कुछ पार्ट गवर्नमेंट से डिमांड कर सकता हूँ, या तो मैं पैसे ले लूँ, या फिर गवर्नमेंट ने इस ज़मीन को बना दिया, अच्छा खासा बना दिया, इस पर कुछ उन्होंने प्रोजेक्ट शुरू किया, तो मैं उसके कुछ पार्ट की डिमांड कर सकता हूँ। तो ये होता है ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, ठीक है। अब अपने पास सेक्शन 3 और 4 की बात करेंगे, जिसमें सेक्शन 3 में फॉरेन एक्सचेंज में डील कैसे करनी है, और 4 में कौन कौन सा फॉरेन एक्सचेंज होल्ड कर सकते हैं और नहीं कर सकते उसकी बात करेंगे। फिर सेक्शन 7 की बात करेंगे,
लो तो सेक्शन 3 और 4 की बात करेंगे। सेक्शन 3 में क्या है, डील है, और सेक्शन 4 में क्या है, होल्ड करना। होल्ड करना मतलब रखना। किसकी बात कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज की बात कर रहे हैं। एक्ट का नाम फॉरेन एक्सचेंज है, तो फॉरेन एक्सचेंज की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो, सुनो ध्यान से। नो PRI, नो PRI मतलब मैं क्या हूँ, PRI हूँ, पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हूँ। क्यों? क्योंकि मैं 182 डेज से ज़्यादा पिछले साल रहा था इंडिया में, और मैं इंडिया में क्या कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, मैं PRI हूँ। तो मैं क्या नहीं कर सकता, मैं किसी भी फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन सिक्योरिटी को ना तो ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, ना डील कर सकता हूँ, ठीक है। किसके साथ ना तो मैं डील कर सकता हूँ, ना ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। नोट क्या लिखा है इसमें, किसके साथ, मैं यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। एनी पर्सन नॉट AP, मतलब मैं है ना, जो ऑथोराइज पर्सन अगर कोई नहीं है, एनी पर्सन नॉट ऑथोराइज पर्सन मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो ऑथोराइज पर्सन नहीं है, तो मैं है ना, जो क्या नहीं कर सकता, फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन सिक्योरिटी में डील नहीं कर सकता, ट्रांसफ़र नहीं कर सकता। मुझे क्या चाहिए, ऑथोराइज पर्सन चाहिए, तभी मैं ये कर पाऊँगा। दूसरा, कोई PROI है, आउटसाइड वाला है, जैसे मेरा भाई फॉरेन में, मेरे रिलेटिव कोई फॉरेन में रहता है, वो क्या हो गया, आउटसाइड इंडिया हो गया, वो बाहर रह रहा है काफ़ी सालों से। उसने मुझे ऑर्डर दिया, उसने मुझे कहा, रिश्तेदार था मेरा, उम्र में मेरे से क्या था, बड़ा था, तो क्या करेगा, मुझे उसने ऑर्डर दिया कि तुम है ना, जो है कि पेमेंट आने वाला है, तो ये पेमेंट है ना, जो मेरी तरफ से क्या है, तुम रिसीव कर लो, या मेरे बिहाफ पे रिसीव कर लो, ठीक है। तो ये करना गलत होगा। ये सेक्शन ऐसे कहता है कि मैं उसके बिहाफ पे क्या नहीं कर सकता, कोई भी पैसा रिसीव नहीं कर सकता, और ना ही मैं उसके बिहाफ पे पेमेंट कर सकता हूँ। अब ये पेमेंट की बात देखो, ये भी सुन लो। मान लो वो रिलेटिव है, इंडिया में आया इंडिया में, वो मेरे घर पे आ रहा है, तो मैंने उसकी टैक्सी का किराया दे दिया उसको। होटल में, रेस्टोरेंट में, रेस्टोरेंट का कहाँ नाम ले रहे हो लॉकडाउन में, ऐसे मत बोलना, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। रेस्टोरेंट में लेके गया, ठीक है, उसको मैंने खाना खिला दिया, उसका बिल पे कर दिया, तो वो यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन हो, या फिर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो जो इस एक्ट से संबंधित हो, तभी इसमें ऐड होगा वो। तो दूसरा हो गया कि मैं ना तो उसके बिहाफ पे पेमेंट ले सकता हूँ, ना दे सकता हूँ। तीसरी बात करो, इंडिया के बाहर है ना, जो मुझे किसी एसेट्स को या तो एक्वायर करना है, या उसको ट्रांसफ़र करना है, या फिर उसको क्रिएट करना है, मुझे वहाँ पे कुछ नया बनाना है, तो मैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में एंटर नहीं हो सकता। इंडिया में मैं क्या है, मैं यहाँ पे हूँ, बाहर मुझे कुछ क्या करना है, किसी एसेट्स का क्या करना है, किसी एसेट्स को ख़रीदना है, कुछ भी करना है उससे रिलेटेड, तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ। ये लिखा है नो PRI, इसको ऐसे पढ़ना, नो PRI एंटर इनटू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन इंडिया इन रेस्पेक्ट ऑफ असेट, एनी असेट एक्विजिशन, ट्रांसफ़र और क्रिएशन आउटसाइड इंडिया। तो ये 3 पॉइंट इसके हो गए। इसको देखो ऐसे ही पढ़ाना है, इसको सेक्शन 3 और इधर सेक्शन 4। आगे बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। ये तो सेक्शन 3। सेक्शन 4 में क्या कहा गया है, उसी की बात की गई है, PRI की, कि कोई भी PRI वो क्या नहीं कर सकता, मैं फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंडिया के बाहर है, तो मैं उसको क्या नहीं कर सकता, वही वाली बात है, मैं उसको एक्वायर, होल्ड, ओवन, पजेश या ट्रांसफ़र कुछ भी नहीं कर सकता। ये सेक्शन 4 है। लेकिन अगर मान लो मुझे इंडिया के बाहर कुछ ख़रीदना है, तो मैं क्या ख़रीद ही नहीं सकता क्या? मुझे मान लो एक फ्लैट प्रॉपर्टी ख़रीदनी है, इंडिया के बाहर ख़रीदनी है, तो अब मेरी इच्छा है कि मैं तो फ़ॉरेन में इन्वेस्टमेंट करूं, तो क्या फिर मैं कभी ऐसा कर ही नहीं पाऊंगा? कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या करेगा, एक्सेप्ट आफ्टर परमिशन ऑफ RBI। इन दोनों सेक्शनों में क्या है, अगर अपने को RBI की परमिशन मिल जाती है, तो अपन जितने भी इसमें दिए हुए हैं उनमें
कुछ भी कर सकते हैं। तो ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो इसका है और बाकी यहाँ से लेके ये पूरा वाला पार्ट इसका है। अब अपन आगे बात करेंगे एक्सपोर्ट की, सेक्शन 7 की बात करेंगे। लो आओ, तो बात करेंगे अपन सेक्शन 7 की। ये देखो, ये सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है, बहुत क्वेश्चन बनेंगे इसमें। बात जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्वेश्चन बताते जाऊंगा, ध्यान रखते चलना। देखो, एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सपोर्ट की बात करेंगे तो अपन गुड्स की बात नहीं करेंगे, सर्विसेज की बात करेंगे। पहले मैंने शायद एक्सपोर्ट गुड्स प्लस सॉफ्टवेयर लिखा दिया था, तो सॉफ्टवेयर के सर्विसेज का एक पार्ट है। इसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, एक डिक्लेरेशन देना पड़ेगा। डिक्लेरेशन में क्या देंगे कि मेरी एक्सपोर्ट, जो भी गुड्स या जो भी मैं सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ उसकी मेरी क्या है, एक्सपोर्ट की वैल्यू क्या है। और अगर उस वैल्यू का मैं पता नहीं लगा सकता, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिनको मैं निश्चित नहीं कर सकता कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो उस टाइम पे जो भी मार्केट कंडीशन है उसके हिसाब से मुझे कितनी एक्सपेक्टेड वैल्यू प्राप्त होगी, अगर मैं उसको एक्सपोर्ट करूंगा तो मुझे कितना पैसा मिलेगा एक्सपेक्टेड, वो मुझे इस डिक्लेरेशन में बताना होगा। डिक्लेरेशन है ना, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए डिक्लेरेशन नहीं देना पड़ता है, यही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन कौन एग्जम्प्ट है जहाँ अपने को डिक्लेरेशन नहीं देना पड़ेगा। उसमें अगर गुड्स का कोई सैंपल है, कोई अपने पास सैंपल्स के रूप में भेजते हैं ना, कई बार फॉरेन से कोई अपन ने माल मंगवाया तो अपन ने कहा कि आप पहले सैंपल्स भेजिए, हम देखते हैं अगर वो सैंपल्स अच्छे हुए तो फिर हम आपसे और गुड्स मंगवाएंगे। तो अगर सैंपल है या फिर कोई अपने को पब्लिसिटी करनी है, किसी चीज़ को अपन फ्री में बांटते हैं ना, फ्री में बांटते हैं कि हाँ, जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि बाई 1 गेट 1 देते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है फ्री में भी चीज़ें बांटी जाती है ताकि पब्लिसिटी के लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वो पहुँचे, उनको पता चले और वो चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खरीदे इसके लिए। तो पब्लिसिटी मटेरियल जो फ्री ऑफ पेमेंट सप्लाइड किया गया हो, पहला तो ये हो गया। दूसरा, पर्सनल इफेक्ट ऑफ ट्रैवल। जैसे मैं गया फ़ॉरेन, कहाँ गया मैं मॉरिशियस गया। मॉरिशियस की बात करेंगे अपन। तो जो अकम्पनीड है एंड अनअकम्पनीड है। अकम्पनीड मतलब जैसे मैंने घड़ी पहन रखी थी, किसी की भी पहन रखी थी, रोलेक्स की पहन रखी थी 2 लाख रुपए की घड़ी, या फिर मेरे पास 50,000 का फ़ोन था, एक सोने की चैन थी, तो वो मेरी अकम्पनीड। और अनअकम्पनीड, मेरे पास जो मैं बैग लेके जा रहा था उसमें भी कुछ सामान था, तो वो सब क्या है, पर्सनल इफ़ेक्ट है मेरे, तो उनको भी क्या है, उसके लिए भी मुझे डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि ये चीज़ें आपको सप्लाई करनी है, तो उसके लिए तो पहले ही सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही है, तो उसके लिए भी देने की ज़रूरत नहीं है। मैंने किसी को गुड्स गिफ्ट कर दिए, अगर उसकी वैल्यू 5 लाख या उससे कम है, तो वो भी एग्जम्प्टेड है। 5वां, जैसे एयरक्राफ्ट क्या इंडिया में रिपेयर नहीं होते, इंडिया में इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है, तो वो अपन ने भेजी बाहर, उसका कुछ भी ठीक करने के लिए या उसके स्पेयर पार्ट्स के लिए, वो रिपेयर होंगे कहाँ, अब्रोड में, और वो 6 महीने के अंदर, जो अपन ने भेजा उसके 6 महीने के अंदर वापस आ जाते हैं, तो भी उसके लिए अपने को डिक्लेरेशन देने की ज़रूरत नहीं है। ये हो गई मेन बात। ये 5 बात आपको एक बार पढ़ोगे आसानी से याद हो जाएगी, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। आगे बात करते हैं। हाँ, तो इसमें ही आगे बात करें एक्सपोर्ट में। देखो, डिक्लेरेशन दिया था अपन ने, डिक्लेरेशन में क्या दिया था कि मैं कितना एक्सपोर्ट करने वाला हूँ, ठीक है। डिक्लेरेशन देने के लिए देखो, गुड्स का जो होता है ना, उसके लिए एक फॉर्म है जिसको EDF फॉर्म कहते हैं। इसकी क्या 2 कॉपी लगती है, ये इतना कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको बता देता हूँ। 2 कॉपी में एक तो देगा RBI को और दूसरी देगा ऑथोराइज पर्सन को। ऑथोराइज पर्सन को क्यों देगा, ऑथोराइज पर्सन को इसलिए देगा कि तभी तो ऑथोराइज पर्सन पता कर पाएगा कि जितना एक्सपोर्ट किया उतने पैसे आ पाए या नहीं आ पाए। और अगर सॉफ्टवेयर है तो उसके लिए एक सॉफ्टेक्स फॉर्म होता है, उसकी 3 कॉपी, उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी IT डिपार्टमेंट को भी देनी पड़ती है। अब अपन रिपेट्रिएशन, अगर जो अपन ने एक्सपोर्ट किया, जो अपन ने जो भी गुड्स बाहर भेजे हैं, उसका पैसा कितने दिन के अंदर आ जाना चाहिए,
तो अगर गुड्स है तो उसका पैसा आ जाना चाहिए 9 महीने के अंदर। हाँ, अगर इसमें एक्सटेंशन है वो आरबीआई की परमिशन से सभी जगह आरबीआई एक्सटेंड कर सकते, परमिशन से एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन जनरल कंडीशन में 9 मंथ। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, शायद इस बार आया भी था मे बी। वेयर हाउस, अगर वहाँ पे जाके चीज़ें स्टोर हो रही है, मैंने फॉरेन में चीज़ें भेजी और वहाँ पे जाके स्टोर हो रही है और फिर बाद में वहाँ से चीज़ों को क्या करा जाएगा, बेचा जाएगा, तो उसमें 15 महीने के अंदर अंदर अपने को क्या है, जो भी एक्सपोर्ट की वैल्यू है उसको मंगवा लेना है। अपन ने जो भी मैंने एक्सपोर्ट कर दिया परमिशन लेके, एक्सपोर्ट हो गया, जो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट है वो एक्सपोर्ट जिस दिन हुआ, जैसे 1 तारीख को एक्सपोर्ट हुआ तो 21 दिनों के अंदर क्या है, ऑथोराइज पर्सन को मुझे क्या करना पड़ेगा, जो भी एक्सपोर्ट के डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करने पड़ेंगे। अब कुछ इसके एग्जम्पशन आ जाते हैं, कुछ इसमें एक्सेप्शंस आ जाते हैं। तो सेक्शन 7 की बात हो गई, सेक्शन 8 की बात करते हैं। सुनो, सेक्शन 8 में क्या है, रियलाइजेशन और रिपेट्रिएशन है इंडिया में, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा था अभी पीछे डेफिनेशंस में, पेज पलटो देखोगे तो वहाँ मिलेगा कि रिपेट्रिएशन ऑफ इंडिया में। तो अपन ने कहा था कि अपन ने कोई एक्सपोर्ट किया, उससे अपने को वैल्यू मिली, तो अपन या तो क्या कर सकते हैं, उसको होल्ड कर सकते हैं। किसके पास होल्ड करेंगे, जो भी ऑथोराइज पर्सन होगा उसके अकाउंट में, या उस ऑथोराइज पर्सन को अपन सेल कर सकते हैं, या फिर उसका यूज़ किसके लिए कर सकते हैं, मेरी कोई लायबिलिटी है फॉरेन करेंसी में उसको चुकाने के लिए। तो वही है रियलाइजेशन और रिपेट्रिएशन। टाइम मैं आपको बता चुका हूँ, 9 महीने और 15 महीने। ध्यान रख लेना, गुड्स के लिए 9 महीने है और वेयर हाउस के लिए 15 महीने इम्पोर्टेंट है। अब इस रियलाइजेशन और रिपेट्रिएशन से एग्जम्पशंस है, ये सेक्शन 9 में है। क्या एग्जम्पशंस है, इसको अगर अपन रियलाइजेशन और रिपेट्रिएशन, मैंने आपको बताया था कि इसमें या तो टाइम को एक्सटेंड किया जा सकता है या फिर नहीं भी करे तो भी चलेगा, उसके लिए अपने को आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरी किस चीज़ के लिए एग्जम्पशन, अगर कोई फॉरेन करेंसी और फॉरेन कॉइन्स है तो उसके लिए भी क्या है, एक लिमिट तक क्या है, उसमें भी रिपेट्रिएशन के लिए, रियलाइजेशन के लिए एग्जम्पशन है। तीसरा, मुझे कोई गिफ्ट मिला है या इनहेरिटेंस मतलब मुझे अपने पूर्वजों से कुछ मिला है, कुछ फॉरेन करेंसी मिली है, डॉलर मिला है मुझे, तो उससे भी मुझे रियलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है, उससे भी मुझे बेचने की ज़रूरत नहीं है। चौथा, फॉरेन एक्सचेंज, अगर मुझे फॉरेन एक्सचेंज मिला है, कैसे, जैसे मान लो मैं गया कनाडा, किस चीज़ के लिए गया कनाडा, घूमने के लिए नहीं गया कनाडा, घूमने के लिए तो मैं गया था मॉरिशियस, बताया था ना, मॉरिशियस गया था नहीं, जाऊंगा। तो मैं कहाँ गया, कनाडा गया। कनाडा जाके क्या किया, मैंने जॉब किया, बिजनेस किया, या फिर मुझे वहाँ से कोई गिफ्ट मिला, या मैंने वहाँ पे सेवाएं दी या व्यापार किया। इन पांचों में से मैंने कोई भी काम वहाँ जाके किया। तो अगर वहाँ जाके मैंने जॉब की, वहाँ से पैसा कमाया, इंडिया में आ गया, तो अब जो मेरे पास पैसा है उसको भी रियलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसके सेक्शन 8 के एग्जम्पशन है जो सेक्शन 9 में दिए गए। आगे बढ़ते हैं, देखो सेक्शन 10 है। सेक्शन 10 में क्या है, ऑथोराइज पर्सन कौन है, देखो याद दिला दूँ, ऑथोराइज पर्सन 4 होते हैं। कौन है, ऑथोराइज डीलर, मनी चेंजर, ऑफशोर बैंकिंग यूनिट, या फिर कोई भी पर्सन जिसको आरबीआई ने ऑथोराइज़ किया हो। तो ऑथोराइज पर्सन क्या होता है, जो भी आरबीआई के पास अप्लाई करता है वो ऑथोराइज पर्सन होता है। अगर आरबीआई उसको ऑथोराइज कर देती है या फिर उसको एक्सेप्ट या कैंसिल वो आरबीआई पे, लेकिन वो अप्लाई करना चाहिए। सेक्शन 11 की बात करें, सेक्शन 11 में क्या है, जो ऑथोराइज पर्सन है इसको डायरेक्शन देगा। कौन डायरेक्शन देगा, आरबीआई डायरेक्शन देगा ऑथोराइज पर्सन को। अगर ऑथोराइज पर्सन आरबीआई की डायरेक्शन को फॉलो नहीं करता है तो देखो कितना फ़ाइन है, 10,000 रुपये। कितना फ़ाइन है, 10,000 रुपये। और कंटिन्यू अगर वो 10,000 फ़ाइन लगा दिया फिर भी वो एक्ट का या लॉ का कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है तो उस पर 2,000 रुपये पर डे के हिसाब से फ़ाइन लगेगा। मतलब 1 महीने का कितना हो गया, 60,000 रुपये हो गया। तो ये सेक्शन 10 और सेक्शन 11। सेक्शन 12 में बात करेंगे कि आरबीआई ऑथोराइज पर्सन का क्या कर सकता है, इंस्पेक्शन कर सकता है। उसकी कंडीशंस मैं आपको बताता हूँ। उसमें 3 कंडीशंस है।
तो सेक्शन 12 में कह रहा था कि मैं आरबीआई को क्या है, देखो 10 में क्या था, और आरबीआई के पास अप्लाई करेगा उसको आरबीआई ऑथोराइज पर्सन बनाएगा। 11 में क्या था, 11 में क्या था कि आरबीआई डायरेक्शन देगा, अगर फॉलो नहीं करता तो 10,000 का फ़ाइन, और अगर फिर भी नहीं करता है तो पर डे 2,000 का फ़ाइन। तीसरा 12 में क्या है कि आरबीआई क्या है, ऑथोराइज पर्सन का इंस्पेक्शन कर सकता है। किस चीज़ के लिए, जैसे किसी ने एक्सपोर्ट किया, ठीक है, तो उसने जो एक्सपोर्ट किया वो उसके स्टेटमेंट ठीक थे या नहीं थे, तो स्टेटमेंट उसने दिया है उसकी करेक्टनेस के लिए, या फिर उसको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए, या फिर ये देखने के लिए कि ऑथोराइज पर्सन क्या है, कंप्लाइंस ऑफ एक्ट का कंप्लाइंस कर रहा है। अरे ये कंप्लाइंस ऑफ स्टेटमेंट का मतलब तो ये हुआ कि जैसे मान लो कोई एक्सपोर्ट करता है तो वो अपना क्या है स्टेटमेंट, या जैसे किसी ने एक्सपोर्ट किया तो वो ऑथोराइज पर्सन के पास जाता है। ऑथोराइज पर्सन क्या कर सकता है, ऑथोराइज पर्सन सेल करता है, जो भी फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है सेल करने का, होल्ड करने का, सबका अधिकार इसके पास है ना। तो उससे रिलेटेड है ना, जो कोई भी चीज़ होती है ना, वो स्टेटमेंट ऑथोराइज पर्सन किसको भेजेगा, आरबीआई को भेजेगा। तो आरबीआई उस स्टेटमेंट की करेक्टनेस चेक कर सकता है। अब ये हो गए 12 सेक्शन। अब केवल 4 से 5 सेक्शन है, और वो सबसे इस एक्ट के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सेक्शन है। एक एक बात उसमें ध्यान से पढ़नी है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 16 की बात करेंगे। देखो सेक्शन 16 है, सेक्शन 16 की बात अपन कर चुके हैं। कहाँ पे, स्टार्टिंग में अपन ने बात की थी, ध्यान है, कंपैरिजन किया था। यहाँ देखो सेक्शन 16 में एजुकेटिंग अथॉरिटीज़ के बारे में बात की गई है, जिसको ए कहते हैं। देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी में आने से, सुनो, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी किसको, ए को। पहली बात क्वेश्चन आएगा, एजुकेटिंग अथॉरिटी कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा, एजुकेटिंग अथॉरिटी में कौन कौन इंक्लूड है, देखो डायरेक्टर, एडिशनल डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, 4 इसमें आते हैं। एक स्पेशल डायरेक्टर होता है, वो एजुकेटिंग अथॉरिटीज़ में नहीं आता। क्वेश्चन एक बन गया, एजुकेटिंग अथॉरिटी में स्पेशल डायरेक्टर नहीं आता, हो गया याद। असिस्टेंट डायरेक्टर है ना, इसके 2 काम हो सकते हैं, या तो ये एजुकेटिंग अथॉरिटी होगा, या फिर एक ऑथोराइज ऑफिसर पढ़ा था अपन ने, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर को ऑथोराइज कर दिया, डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट को। ये सब किसके होंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, या जिसको डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट बोलते हैं, उसके हैं ये सब लोग, ये चारों जो भी हैं, ठीक है। ये हो गया। अब एजुकेटिंग अथॉरिटी क्या है, एजुकेटिंग अथॉरिटी कुछ नहीं करेगी, इसके पास क्या कंप्लेन आनी चाहिए। कौन करेगा, ऑथोराइज ऑफिसर। और वो कौन होता है, जनरली वो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, या तो असिस्टेंट डायरेक्टर इधर होगा, नहीं तो ये क्या है, इसके पास कंप्लेन करेगा। आगे बात समझ में। इसके बाद ये क्या है, एजुकेटिंग अथॉरिटी क्या है, इंक्वायरी करेगी, और इसके पास 1 साल का टाइम रहता है। 1 साल में इसको क्या करना है, डिस्पोज करना है कंप्लेन को, ठीक है। तो अब अभी अपन क्या है, पूरी बात है ना चार्ट से कर लेते हैं, चार्ट बना लेते हैं इस पर, उससे क्या सब कुछ समझ में आ जाएगा। जो अपन ने शुरू में चार्ट बनाया था उस वैसा ही चार्ट बनाएंगे, लेकिन उसमें और कुछ बातें ऐड करके बनाएंगे। लो तो बन गया चार्ट, रेडी। क्वेश्चन आएगा इसमें से, तो क्वेश्चन एक ना एक तो आ ही जाएगा। देखो एजुकेटिंग अथॉरिटी सेक्शन 16, इसके पास कंप्लेन आई, इसको 1 साल में क्या करना है, उस कंप्लेन का निपटान करना है। इससे क्या हुआ, कोई भी एग्रीव्ड पर्सन हुआ, मैं हुआ, मान लो मैं इसके ऑर्डर से नाखुश हूँ, मुझे नहीं लगना, मुझे लगा कि इसने पेनल्टी लगाई है वो गलत है, तो इसके ऑर्डर से 45 दिन और प्लस एक्स्ट्रा 45 दिन मिलेंगे मुझे सफिशिएंट कोच के लिए। मैं जा सकता हूँ स्पेशल डायरेक्टर के पास, जिसका सेक्शन 17 है। स्पेशल डायरेक्टर्स का भी मैं ऑर्डर से नाखुश हूँ, तो फिर वापस 45 + 45 में मैं जा सकता हूँ अपेलेंट ट्राइब्यूनल के पास, जिसका सेक्शन 18 और 19। 18 में अपेलेंट ट्राइब्यूनल की कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब उसका क्या क्या, उसमें कितने मेंबर होंगे, उसमें उसकी प्रोसीजर। अब मैंने पहले ही बता दिया, अपेलेंट ट्राइब्यूनल के पास जाना है तो मुझे क्या है, मैं इधर से सीधा भी आ सकता हूँ। देखो इधर से मैं क्या किया, स्पेशल डायरेक्टर के पास नहीं जाके मैं साइड से आ गया अपेलेंट ट्राइब्यूनल के पास, नहीं गया मैं इधर, नहीं गया घूम के सीधा। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी, पेनल्टी जमा करवानी है। इसको अपेलेंट ट्राइब्यूनल वेव भी कर सकता है अगर उसको फील होता है कि इसके कारण अनड्यू हार्डशिप हो रही है एग्रीव्ड पर्सन को। अब देखो इसको कितना टाइम लगा, 1 साल, इसको 180 दिन,
मैं अपेलेंट ट्राइब्यूनल में इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में पढ़ा था, 180 दिन के अंदर निपटाएगा। क्या करता है वो, या तो कंफर्म करता है ऑर्डर को, या मॉडिफाई करता है, या फिर क्या करता है सेट असाइड, मतलब उसको कैंसिल कर सकता है। इसके लिए वो क्या करता है, हमेशा दोनों पार्टियों को बुलाएगा, पार्टियों के बुलाने के बाद वो ऑर्डर निकालेगा, ऑर्डर की कॉपी जो भी संबंधित जिसने पहले ऑर्डर निकाला उसके पास भेजेगा, पार्टी को देगा, वो सारी प्रोसीजर बाकी वैसे के वैसे ही हैं। और अपेलेंट ट्राइब्यूनल से नहीं खुश नहीं है तो हाई कोर्ट के पास अपन जा सकते हैं, 60 डेज प्लस 60 डेज पढ़ चुके हैं अपन। इसमें अपन ने नई बात क्या पढ़ी, एक तो एडजुकेटिंग अथॉरिटी को 1 साल का टाइम है, अपेलेंट ट्राइब्यूनल को 180 दिन का टाइम है, और एडजुकेटिंग अथॉरिटी और अपेलेंट ट्राइब्यूनल तक इन सबको क्या है, एग्रीड पर्सन को तो पता है नहीं होगा। एडजुकेटिंग अथॉरिटी स्पेशल डायरेक्टर अपेलेंट ट्राइब्यूनल को सिविल कोर्ट की पावर है, लेकिन फिर भी वो बाउंड नहीं है। जो भी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर मैंने बताया था, एक बुक होगी 1908, उसको फॉलो करने के लिए बाउंड नहीं है। ठीक है, ये चार्ट आप एक बार ढंग से देख लो, इसको बना लो, इसको याद कर लेना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन सेक्शन 13 में। देखो तो अब देखो सेक्शन 13 की बात करने, पेनल्टीज़। पेनल्टी कौन लगाएगा, एडजुकेटिंग अथॉरिटी लगाएगी पेनल्टी, इसीलिए पहले अपन ने एडजुकेटिंग अथॉरिटी पढ़ लिया। अब पेनल्टीज़ में दो हैं, क्वांटिफिएबल और नॉन क्वांटिफिएबल, मतलब क्वांटी जिसको काउंट कर सकते हैं अपन, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं। ये कितना लगेगा, जो भी 3 गुना होगा। जैसे मान लो 1 करोड़ का उसने कॉन्ट्रावेशन किया, 1 करोड़ की उसने गफलेबाजी की है, तो उसका 3 गुना कितना हो गया, 3 करोड़ पे उसका फ़ाइन लगेगा। नॉन क्वांटिफिएबल है तो 2 लाख तक फ़ाइन लग सकता है, कितना भी लग सकता है, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 10,000, 15,000, अप टू 2 लाख तक। और अगर इन दोनों केसों में अगर वो कंटिन्यू, ये उसने कह दिया कि इतना फ़ाइन लगा दिया, फिर भी अगर वो कंट्री कॉन्ट्रावेंट कर रहा है तो 5,000 रुपये पर डे। याद करो सेक्शन 10 में क्या था कि ऑथोराइज पर्सन ने क्या किया था, अप्लाई किया था, किसी भी पर्सन को ऑथोराइज पर्सन बनना है तो आरबीआई के अप्लाई। सेक्शन 11 में क्या था, डायरेक्शन देता है आरबीआई ऑथोराइज पर्सन को, नहीं मानता तो 10,000 की पेनल्टी, और फिर भी नहीं मानता तो 2,000 रुपये पर डे, और यहाँ पे कितनी है, 5,000 रुपये पर डे। ऐसे अपने को कंपैरिजन करके चलना है। अब इसी में एक बात और सुन लो, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। कंपाउंडिंग में आपको पढ़ा चुका हूँ। कंपाउंडिंग में क्या होता है कि आपको जो भी सज़ा होने वाली, अपन ने एग्जाम्पल लिया था किसका, ट्रैफिक पुलिस का। अपन जा रहे हैं ट्रैफिक पुलिस, रेड लाइट तोड़ने की अपनी आदत है, वही एग्जाम्पल लेते हैं, तोड़ी, पुलिस ने पकड़ा, तो वहाँ पे क्या ऑप्शन है अपने पास कि वो गाड़ी जब्त करेगा, फिर अपन कोर्ट में जाएंगे, वहाँ छुड़ाएंगे। उससे बढ़िया क्या है, तुरंत ही अपन उसको फ़ाइन का पैसा भरेंगे और अपन फ्री हो जाएंगे। तो वही होता है कंपाउंडिंग। नॉन कंपाउंडिंग क्या है, नॉन कंपाउंडिंग में क्या है, आपको जेल जाना कंपलसरी है, और बोथ में क्या है कि आप पे फ़ाइन भी लगेगा और आपको इम्प्रिजमेंट भी होगी। पढ़ा चुका हूँ मैं आपको इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में। अगर कंपाउंडिंग है ऑफेंस, और कौन सा ऑफेंस कंपाउंडिंग, जो क्वान्टिफिएबल पेनल्टी है ना, वही अपन कंपाउंडिंग कर सकते हैं, पहली बात। और कितने दिनों में होगी एप्लीकेशन, जो आरबीआई और ईडी के द्वारा जो एप्लीकेशन है उसके 180 दिन के अंदर। और ये पावर किसके कंपाउंडिंग करने की, तो आरबीआई करेगा या ईडी करेगा, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट बोल लो या डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट बोल लो, इन दोनों के पास टाइम कितना है, 180 दिन के अंदर। 180 दिन के अंदर क्या करना है, जैसे ही अपने को पेनल्टी लगी तो उसके 180 दिन के अंदर अपने को क्या करना है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। लो तो सेक्शन 14 की बात कर ले, 13 की बात कर ली। 14 में क्या है कि अगर कोई पर्सन फेल, जो भी उस पर पेनल्टी लगी है, अगर वो 1 करोड़ से ज़्यादा है और अगर वो 90 दिन में नहीं भर पा रहा है तो उसको सिविल एम्प्रिजमेंट हो सकती है। मैंने बताया था कि इसमें क्या है, फेमा में क्या है, सिविल ऑफेंस होता है, जबकि पहले फेरा में क्या था, इसको कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करता है तो क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। सेक्शन 14A में क्या है कि जो पेनल्टी का एरियर्स है उसको रिकवर करने की पावर। तो अपन ने बताया था एक ऑथोराइज ऑफिसर होता है जो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है या उसके ही रैंक का कोई होता है, उससे नीचे वाला नहीं हो सकता। तो अगर किसी ने पेनल्टी नहीं भरी तो ये 90 दिन के अंदर क्या करेगा, उस पर्सन से पेनल्टी, जो एरियर्स है पेनल्टी का, एरियर्स क्या होता है कि जो उसने जैसे कॉन्ट्राविन कर रहा है उस पर फाइन लगे जा रहा है, तो उसने भरा ही नहीं, तो वो पूरा पेनल्टी ये कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब लो ये सेक्शन अपना लगभग ख़त्म हो चुका है।
ठीक है, सेक्शन ख़त्म हो चुका है। मैंने आपको देखो साथ के साथ ही आपको सारे क्वेश्चन बता दिए हैं कौन कौन से आ सकते हैं, कौन कौन से, जैसे 9 मंथ्स वाला आ सकता है, एक्सपोर्ट रियलाइजेशन 15 मंथ वाला आ सकता है, ठीक है, फ़ाइन का आ सकता है तो 10,000 रुपये पर डे, 2,000 रुपये, क्वान्टिफेबल नॉन क्वान्टिफेबल का आ सकता है अप टू 2 लाख, अप टू 3 टाइम्स, और क्या है अगर नहीं भरता है तो पर डे 5,000 रुपये। अब एक दो बातें और कर लेते हैं। सेक्शन 33 में एक बात कही गई है कि जो भी इसमें जो भी ऑफिसर हैं या जो भी एम्प्लॉय हैं, जो अपन ने किसमें इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में पढ़ा था, वो सब क्या है पब्लिक सर्वेंट है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ये अपन कहीं पे भी पढ़ लो, अगर ये अपन कहीं पे पढ़ते हैं तो उन सबको क्या है पब्लिक सर्वेंट माना जाता है। सेक्शन 41 में क्या है कि जो आरबीआई है उसको डायरेक्शन कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसको क्या करेगा, डायरेक्शन देगा। सेक्शन 46 में मैं आपको बता चुका हूँ अगर रूल्स बनाने हैं तो कौन बनाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। और सेक्शन 47 में क्या है कि अगर रेगुलेशंस बनाने हैं तो आपको पता ही होगा कौन बनाएगी, आरबीआई बनाएगी। ये हो गई बात। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट में अपन ने बात की थी, रूल्स कौन बनाता था, रूल्स उसमें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनाती थी, जो सेंट्रल हो सकती थी, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती थी। और रेगुलेशंस कौन बनाता था, रेगुलेशंस बात की थी अपन ने, या तो कमीशन बनाता था, सेंट्रल कमीशन, स्टेट कमीशन, या फिर उसमें अथॉरिटी थी वो बनानी थी। तो ऐसे क्या करना है आपको, ऐसे आपको कंपैरिजन करके पढ़ना है, ठीक है। तो ये एक्ट आपका पूरा हो चुका है। इसमें अपने चाहे तो अलग से एमसीक्यू की बात कर सकते हैं, लेकिन एमसीक्यू की बात करना इतना फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं, किस किस तरह से वो पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद अपन एक अपना रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक्ट 1950 बहुत छोटा सा एक्ट है, उसकी बात करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट में कमेंट बॉक्स करके ज़रूर बताइए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।